अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह अजीज़ और इस नावल को लिखा है आयशा मलिक ने। तुम 2 टके की आई हुई लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर हाथ उठाने की, उसे जान से मारने की। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की सिर्फ शामिर शाह की जायदाद की वजह से इसके पीछे है। उसके लिए ही उसने खुद ही अपने पहले शौहर से तलाक ली होगी और शामिर शाह के शादी करके मेरे बेटे। बस अप्पू जान, अगर अब आपने एक लफ्ज़ भी और हमारी भाभी माँ के लिए बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊँगा आपका मेरा रिश्ता क्या है, समझी आप? अभी आलिया बेगम अपनी ज़ुबान के जोहर दिखाते हुए मज़ीद कोई और नख़ुवत ज़दा अल्फ़ाज़ बोलती हुई महरोज की जानिब बढ़ती, जब मेहराब शाह दीवार की तरह महरोज के सामने खड़े होते हुए शामिर शाह की तरह ही खड़ा था। इसकी आवाज़ पहली दफ़ा इतनी बुलंद हुई थी। धनक ने आँखें फाड़े उसकी जानिब देखा था। वहीं पर आलिया बेगम भी एक कदम पीछे हटी थी। हमारे सामने तो आपने भाभी माँ के लिए ये बोलने की गलती कर दी है, लेकिन भूल कर भी लाला जान के सामने मत कीजिएगा। सख्त सर्द अंदाज में बोलते हुए आलिया बेगम को अपनी आंखों के हिसार में लिए ही बोला था। ये नायाब इतनी बुलंद सी आवाज़ पर बुरी तरह से रोने लगी थी। बस चाचू की जान, बस मेरी डॉल, अभी प्रिंसेस का बाबा आ जाता है, ठीक है ना? रोना नहीं है। वो अनाया को थपकते से खामोश करवाते हुए फिर से वही मेहराब शाह बन गया था जो वो था, जब अचानक से लॉन्च के दरवाजे से पुलिस अंदर दाखिल हुई थी। हमें महरोज खान को अरेस्ट करना है, उनके खिलाफ अरमान शाह पर जान से मारने की एफआईआर दर्ज हुई है। वो लेडीज कांस्टेबल थी जो हाथ में अरेस्ट वारंट के पेपर पकड़े हुए कहती हुई बोली थी। महरोज का दिल लरस कर रह गया था। ये सब क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आ रही थी। पाँव से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। एक मिनट, आप मुझे अरेस्ट वारंट दिखाएं पहले। अरेशा फौरन से उनके सामने आया था और हाथ बढ़ाते उनसे अरेस्ट वारंट के पेपर पकड़े थे और जैसे जैसे वो पढ़ता गया चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे थे। अरेस्ट करें महरोज खान को, अपने साथ खड़ी दूसरी कांस्टेबल को कहती हुई वो बोली थी। जब राफे के कहने के लिए जब राफे कहने के लिए कुछ बोलता, अरेश ने हाथ बढ़ाते हुए उसे रोका था। हवेली के सब अफराद अपनी अपनी जगह हैरान और परेशान खड़े थे। महरोज की आंखें साकित थी। पत्थर की मूर्ति बने वो खड़ी थी। कांस्टेबल ने आगे बढ़ते उसे हथकड़ी लगाई थी और इसे लिए बाहर की जानिब बढ़े थे। दीदा जान, महरोज दीदा। दुलार फातिमा की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलते हुए गालों पर बहे थे। फराल ने उसे अपने सीने से लगाया था और वहीं पर अनाया अपनी मामा को ऐसे जाते हुए देखती एक दफा फिर से गला फाड़ कर रोई थी और इस दफा उसके अंदाज में शिद्दत थी। महरोज के कदम हवेली की दहलीज की जानिब उठ रहे थे। पुलिस ऑफिसर उसके साथ ही थे। रुक जाओ। अभी वो लॉन्च से कदम बाहर रखती जब पीछे से उसे आवाज सुनाई दी थी। महरोज के कदम वहीं दहलीज पर रुक कर रह गया था। फक्त सफेद चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। शामिर शाह हवेली की बैक साइड से दाखिल होता उनसे 10-15 कदमों की दूरी पर खड़ा था। पुलिस ऑफिसर ने गर्दन मोड़ते पीछे देखा। वहीं पर हवेली के सब अफराद में चौंकते अपनी अपनी गर्दनें घुमाए उसकी जानिब देखा था, जो हाथ में बेल के पेपर लिए उनकी जानिब बढ़ रहा था। ये लीजिए इनके बेल के पेपर। लेडीज कांस्टेबल को पकड़ाते वो महरोज को देख रहा था, जो चेहरे पर खुशी की चमक लिए उसी की जानिब देख रही थी। उस ऑफिसर ने पेपर पढ़ते हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, लेकिन मिस महरोज खान जहाँ थे कुछ हफ्तों तक बाहर नहीं जा सकती। अपनी बात की तस्दीक कीजिए मैडम, ये महरोज खान नहीं है, मिसेस शामिर शाह है। शामिर शाह महरोज का हाथ अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिए हुए बोला था। ऑफिसर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाई और वहां से निकल गई थी। मैंने कहा था ना मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी नुमा आवाज में बोलते उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते वहां से दोबारा लाउंज की जानिब बढ़ा था कि सबके चेहरे पर बैक वक्त मुस्कुराहट दर आई थी। वहीं पर अरमान शाह और आलिया बेगम की मुस्कुराहट सिमटी थी। महरोज का हाथ थामे वो चलता हुआ अरमान के सामने आ खड़ा था कि उसके चेहरे पर छाए इस कदर पत्थरीले तासुरात देखते अरमान शाह ने थूक निकला था, जबकि शामिर शाह महरोज का हाथ थामे अपनी सुलगती हुई आंखों से सिर्फ अरमान शाह की जानिब ही देख रहा था। अभी इनमें से कोई कुछ कहता जब लॉन्च के दरवाजे से मजहर अंदर आया था कि सबने चौंकते हुए उसे देखा। साईं, ये रहे सब सबूत। एक फाइल शामिर शाह की जानिब बढ़ाते हुए वो संजीदगी से बोला था। शामिर शाह ने वो फाइल थामी और मजहर एक साइड पर खड़ा हो गया था। तो अरमान साहब, ये रहा वो सबूत जिससे जाहिर होता है कि वो तुम ही थे जिसने मेहराब शाह पर हमला करवाया था। ये रहा दूसरा सबूत जिससे जाहिर होता है कि हमारे ऑफिस के कामों में तुमने ही हेरा फेरी की थी। क्या तुम अपने लिए कोई सफाई देना चाहोगे या ये बता सकोगे कि ये सब क्यों किया है? उसका लहजा हर एहसास से आ रही था। सर्द, सख्त, बर्फीले
सख्त सर्द बर्फीले लहजे में कहते वो वहां खड़े हर नफूस पर हवेली की छत गिरा गया था। दाजी के साथ साथ उन तीनों की आंखें हैरत से फटी थी, जबकि अलमान की आंखों में बेयकीनी उभरी थी। और चंद ही लम्हे बाद उसका भी हर एहसास आरी हो गया था। और अब तुम मेरी ही हवेली खड़े होकर मेरी ही बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो, और तुम्हें लगता है कि शामिर शाह उसके लिए तुम्हें माफ कर सकता है। अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए वो सुर्ख अंगारा के साथ इस बार उस पर घुराया था कि महरोश ने डरते हुए से बाजू से पकड़ा था। शामिर शाह जब्त से आंखें मीच कर रह गया था। ये बात तुम अपनी बीवी से ही पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा कि उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी या नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पुलिस को वापस भेज दोगे तो बचा लिया तुमने अपनी बीवी को? नहीं, हरगिज नहीं। उसे सजा तो मैं ही दिलवा कर ही रुकूंगा। डिठाई का मुजाहरा करते हुए वो हंकारा था कि शामिर शाह के तन बदन में आग लगी थी। शाह ये झूठ बोल रहा है। मैं बताती हूँ, उसने आपकी इज्जत पर अपनी गंदी नजर रखी थी, इसीलिए मैंने वो बोतल उसके हाथ पर मारी थी। आप मेरा यकीन करें। उसके इल्जाम पर इस बार महरोज शामिर शाह का बाजू पकड़े उसे अपनी जानिब मतवज्जो करते हुए आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए भीगी आवाज के साथ बोलती सबको सकते में डाल गई थी। सलमान शाह की आंखें बेयकीनी से फैली थी। उसे यकीन नहीं था महरोज इतनी बड़ी बात कर देगी। शामिर शाह का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा था, पूरे जिस्म से शरारे फूटे थे, आंखों में इस कदर वहशीपन उतरा था कि एक लम्हे के लिए तो महरोश भी इन आंखों में देखती डरते हुए इससे एक कदम पीछे हटी थी। गलत किया आपने, बहुत गलत किया। आपको वो बोतल उसके हाथ में नहीं उसकी आंखों में धनसानी चाहिए थी, जिसने शामिर शाह की बीवी को देखने की गलती की। वो एक झटके से सलमान शाह की जानिब बढ़ता पूरी कुव्वत के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ मार गया था। इस थप्पड़ की आवाज पूरे लॉन्च में गूंजी थी। बहुत गलत किया आपने, जो आपने वो बोतल उसकी आंखों में मारते उसकी आंखें नहीं निकाली। लेकिन शामिर शाह अब उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि वो किसी की माँ बहन पर अपनी मैली नजर भी डाल सके। गिरेबान से पकड़े हुए उसके चेहरे पर जोर से 2-4 थप्पड़ मारता उसे जमीन पर धकेल गया था। छोड़ो मेरे बेटे को। शामिर शाह, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बेटे पर हाथ उठाने का। पहले जाकर अपनी बीवी से सवाल जवाब करो, क्या पता वो खुद। बस अप्पूजान बस। मैंने आज तक आपको सर आंखों पर रखा, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। ये मेरी रोशी जान है, मेरी बीवी है, मेरा मान है, मेरा गरूर है, और मेरे गरूर को कोई नहीं तोड़ सकता। वो बोला नहीं था, धाड़ा था। सब कुछ बस पुश्त पर डाले वो आज अपनी अप्पूजान के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा आंखें डाले इस कदर सख्ती और ऊंचा बोला था कि आलिया बेगम अपने सामने खड़े हुए शामिर शाह को देखती ही रह गई थी। महरोज की आंखों से आंसू तेजी से निकलते हुए उसकी ठोड़ी से बहते नीचे जमीन पर गिर रहे थे। दुलाज, फातिमा, फराल और धनक सब हैरानगी से शामिर शाह की जानिब देख रही थी, जबकि बाकी सबका भी यही हाल था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी बीवी को इंसल्ट करे, मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपने मेरी बर्दाश्त की आखिरी हदों को छुआ है। सर्दंदाज में बोलते वो जमीन पर कड़ाते सलमान शाह की जानिब कराहते सलमान शाह की जानिब एक दफा फिर बढ़ा। बाबा जान, आप कहें शाह को कि छोड़े मेरे बेटे को, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। वो दादी की जानिब बढ़ते हुए इस बार बेबसी से बोली थी, बेकसूर है? आलिया, तुम कह रही हो कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है? वो बेकसूर है जिसने हमारे पोते को जान से मारने की कोशिश की है। वो बेकसूर है जिसने हमारे ही घर में रहते हमारी ही बहू के साथ बदतमीजी की है। और तुम कह रही हो तुम्हारा बेटा बेकसूर है? दादी हैरानगी से इस्तफसार करते हुए अफसोस से आलिया बेगम की जानिब देखते हुए बोल रहे थे, हम कुछ नहीं कह सकते, वो इस गांव का सरदार है, उसे बेहतर पता है कि क्या करना है। नजरें आलिया बेगम से हटाते हुए शामिर शाह की जानिब देखने लगे थे, जबकि आलिया बेगम ने दुख से उनकी जानिब देखते शामिर शाह की जानिब लगती थी। शामिर, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं माफी मांगती हूँ अपने बेटे के लिए कि अपने बेटे के किए की, लेकिन तुम प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे माफ कर दो। आलिया बेगम एकदम से शामिर शाह और अरमान के दरमियान आती हुई बोली थी कि शामिर शाह जो अपने हाथ का पंच बनाकर अरमान को मारने वाला था, हवा में ही रह गया था। जब्त से आंखें बंद करते उसने खोली थी। छोड़ दो मेरे बेटे को, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करेगा, लेकिन मेरे बेटे को मत मारो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। ये आप क्या कर रही हैं फूफो जान? प्लीज ऐसा नहीं करें। शामिर शाह जल्दी से उनके हाथों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला था। आलिया बेगम ने आंखों में मसनूई आंसू लिए शामिर शाह की जानिब देखा। ठीक है अप्पू जान, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अब से आपका बेटा इस हवेली में भी कदम नहीं रखेगा। उसके लिए इस हवेली के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। सर्द सख्त अंदाज में कहते उसने अपना फैसला सुनाया था। आलिया बेगम तड़प कर रह गई थी, लेकिन लबों से एक लफ्ज अदा नहीं हुआ था। अरे शाह के साथ साथ मेहराब और आफे ने भी शोले बरसाती आंखों के साथ सलमान की जानिब देखा था।
कि सलमान शाह एक नज़र सब पर डालता, लंबे लंबे डंग भरता, वहां से बाहर निकलता चला गया था। शामिर शाह मेहराब की जाने बढ़ते, उसके कंधे से लगी हुई अनाया को लेते, वो महरोश का हाथ अपने हाथ में लिए संजीदगी से वहां से निकलता सीढ़ियों की जाने बढ़ गया था। उसके पीछे ही सब एक दूसरे से निगाहें चुराते अपने अपने रूम की जाने बढ़े थे। रूम में महरोश का हाथ छोड़ते हुए अनाया को बेड पर लिटाते सीधा वॉशरूम की जाने बढ़ा था। क्या महरोश अब उसके चेहरे पर एक कदर गुस्सा देखती, लब काटती रह गई थी। अनाया को एक नजर देखती, वो वैसे ही इधर से उधर अपने रूम में चक्कर काटते हुए शामिर शाह का इंतजार करने लगी थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। यकीनन वो शावर ले रहा था। महरोश का दिल बैठा जा रहा था। नीचे उसने सबके सामने इस पर यकीन किया था, उसका साथ दिया था, लेकिन अब रूम में आते उसके चेहरे पर गुस्से के जो तासुरात थे, महरोश का दिल मुट्ठी मिलाने के लिए काफी था। वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने झटके से उसकी जानिब देखा था। वो ब्लैक पैंट डाले, शर्ट लेस वजूद के साथ अपने बालों में टॉवल रगड़ता बाहर निकला था। महरोश की उसे के शर्ट लेस वजूद को देखते पलकें लर्जी थी। अपनी उंगलियों को चटखाते उसने तेजी से पलकें झपकते उसके चेहरे की जानिब देखा, जिस पर इंतहाई संजीदगी थी। शाह, आई एम सॉरी। तेजी से धड़कते दिल के साथ उसने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए शामिर की जानिब देखने की कोशिश करते हुए कहा था कि शामिर शाह उसकी बात अनसुनी करते हुए सोफे पर पड़ी अपनी शर्ट उठाते पहनी थी और बेड की जाने बढ़ा था। महरोश उसकी इग्नोरेंस पर अपने लब काटती रह गई। बेड पर लेटते उसने अनाया को उठाए अपने सीने पर डाला था और अपनी साइड का लैंप ऑफ करते उसने अपनी आंखों पर अपना हाथ में रख लिया था। महरोश की आंखों में तेजी से नमकीन पानी जमा हुआ था। रूम में नीम अंधेरा सा छा गया था। महरोश अभी तक वहीं खड़ी गर्दन मोड़े उसे इस थोड़ी सी रोशनी में देख रही थी। अनाया उसके सीने पर लेटी शायद सो गई थी। महरोश कितनी ही देर खड़ी उन्हें देखती रही, फिर आहिस्ता से वो खुद ही बेड की जानिब बढ़ गई। मेरी बात सुने आप मीर। उसकी साइड पर आते महरोश ने हाथ पकड़कर उसका बाजू आंखों पर से हटाया था कि शामिर शाह चौंका था उसके मुखातिब करने पर, लेकिन अपने तासुरात उसने सेकंड के हजारों हिस्सों में छुपाते संजीदगी से सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी जानिब देखा था। अनाया को बेड पर लिटाए, मुझे आपसे बात करनी है। उसके चेहरे पर शायद सख्त तासुरात देखती वो थूक निकलती हुई बोली थी, अभी मुझे नींद आ रही है, सो जाओ तुम। दोबारा से अपनी आंखों पर बाजू रखते वो बेतासुर अंदाज में बोला था, और इस बार महरोश की आंखें पहले से बेयकीनी से फैली थी और फिर आंसू निकलने की को बेताब हुए थे। इधर मेरी बेटी दें आप मुझे। उससे तो उसके सीने पर लेटी हुई अनाया को अभी वो पकड़ते जब शामिर शाह ने तीर की तेजी से अपनी आंखों से हाथ हटाते उसका बाजू पकड़ते उसे सख्त घुरी से नवाजा था। क्या चाहती हैं आप महरोश के मुझे जो गुस्सा है वो मैं आप पर उतार दूं, और आप यकीन जाने आप मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए चुपचाप जाकर अपनी जगह पर लेट जाए और खबरदार जो मेरी प्रिंसेस को अपनी बेटी कहा दो। आंखों में सख्ती लिए वो उंगली उठाते उसे तनबीह करते आहिस्ता आवाज में बोला था, मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ ना, आप उठकर मेरी बात सुन लें प्लीज। इल्तिजाइया लहजे में कहते वो भीगी आवाज से बोली थी कि एक लम्हे का खेल था, और शामिर शाह उसकी भीगी आवाज सुनते फौरन से पिघला था। क्या बात करनी है, ये कि मैंने आपसे बात छुपाई, या फिर ये कि मुझे आप पर भरोसा नहीं था इसलिए मैं आपको बता नहीं सकी। उसकी आंखों में आंसू देखते वो पिघला जरूर था, लेकिन लहजे में तंज लिए वो अनाया को अपने सीने से हटाते बेड से उठाते उसे बेबी कोट में लटाते बोला था। महरोश ने फौरन से नफी में सर हिलाया और उसके पीछे पीछे ही गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर यकीन है। तो ये कैसा यकीन है कि आप मुझसे बातें छुपाती फिरें? अगर आज ये सब नहीं होता तो आप मुझे बताती नहीं ना, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? बताएं। नहीं था ना मुझ पर यकीन? कमरे के वस्त में वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। शामिर शाह के लहजे में दुख के साथ संजीदगी थी, जबकि महरोश चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात सजाए उसके जूते से आजाद पांव पर अपनी उंगलियां टिकाए खड़ी थी। थोड़ी देर पहले उसे शामिर शाह से बात करनी थी और अब वो उससे पूछ रहा था, सवाल जवाब कर रहा था, तो महरोश को चुप लगी थी। उसने खुद को शामिर शाह के सवालों के लिए तैयार किया था, लेकिन उसी के बात करने पर ही वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी हो गई थी। आई एम सॉरी प्लीज शाह। अपने दोनों हाथ उसके बाजू पर रखती पलकें उठाती हुई उसके चेहरे की जानिब देखते हुए बोली थी। आंखों से आंसू इस बार निकलकर गालों पर बहे थे। अगर आपने इस तरह रोना है तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। उसके आंसू देखकर शामिर का दिल नरम पड़ रहा था, लेकिन इस बार उसे नरम नहीं पड़ना था तो सख्ती से टोका। महरोश ने फौरन से हाथ की हथेली से अपने गालों पर बहते अपने आंसू साफ किए थे। मैं नहीं रो रही, आप प्लीज सही तरीके से बात करें मुझसे। वो इसके बाजू पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करते हुए बोली थी, और ये सही तरीका कौन सा है जो मुझे अपनाना चाहिए? आईब्रोज काते हुए वो संजीदगी से बोला था।
आप मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे पहले। भीगी पलकें उठाए वो मासूमियत से बोली थी। जो आपने हरकत की है उसकी वजह से मैं अपने मुंह से आपके लिए फूल तो निकालने से रहा। तंजिया कहते उसका लहजा अभी भी सख्त था। महरोश ने उसे लब भींचते देखा। अब अगर आपने मुझसे सही तरीके से बात नहीं की तो मैंने आपसे नाराज हो जाना है। मेरी आंखों में खफगीली उंगली उठाते उसने उसे वार्न किया। शामिर शाह उसके अंदाज पर उसे देखता ही रह गया, जो उसे मनाने के लिए उसे खुद की ही नाराजगी की धमकी दे रही थी। मेरे ख्याल से आप मुझसे सॉरी कर रही थी। उसने उसे याद करवाया कि वो उसे मनाने यहाँ खड़ी है कि महरोश ने लब काटते उसे देखा। सॉरी शाह, मैं पक्का आइंदा आपको हर बात बताया करूंगी। सर झुकाए वो मिनमिनाते हुए बोली। और अगर ना बताई तो? अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखता हुआ उसे अपने हिसार में ले गया था। महरोज फौरन से उसके नजदीक होती खुद भी उसके गिर्द अपने दोनों बाजू बांधती सर उसके सीने पर टिका गई थी। तो फिर आप मुझे नाराजगी के अलावा जो मर्जी सजा दे देना। वो मजीद उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए बोली थी। शामिर शाह ने सर झुकाए उसके सर को घूर कर देखा था। इस लिहाज से तो फिर अभी की सजा भी बनती है। उसका सर अपने सीने से निकालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला। महरोज के चेहरे पर साया सा लहराया। अब आप मुझे सजा देंगे? वो बेयकीनी से बोली थी कि शमीर शाह ने फौरन से हाँ में सर हिलाया। महरोज की आंखें फैली, वो फौरन से उसके हिसार से निकली थी। आप मुझे सजा देंगे? अपनी एड़ियां उठाए वो उसके माथे पर लब रखती, तेजी से धड़कते हुए दिल को संभालते उसकी आंखों में देखती हुई बोली थी। भाई बहुत बहुत माजरत है आज, क्योंकि आज नावल में आप लोगों को थोड़ा सा शोर सुनाई देगा, क्योंकि क्या है कि मोस्टली मैं नावल की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं रात में करती हूँ, और आज रात को मैं कर नहीं सकी किसी मसरूफियत की वजह से। तो अब दिन में कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो उसके लिए आपसे माजरत है। ठीक है, अगर शोर सुनाई दे तो। चले आगे शुरू करते हैं। और शामिर शाह साकित खड़ा रह गया था, आंखों में बेयकीनी थी। उसकी तरफ से पहला दिया जाने वाला लम्हा। आंखें बंद करते उसने हाँ में सर हिलाया। अभी भी सजा देंगे? पागल होते दिल के साथ उसने शामिर शाह के दाएं गाल पर लब रखते तेज तेज पलकें झपकते हुए पूछा था। चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। शामिर की आंखें सुर्ख पड़ी थी। हल्का सा फिर से इस बात में सर हिलाया। अभी भी? बाएं गाल पर भी लब रखती वो बोली थी, और शामिर शाह का दिल तेजी से धड़कने लगा था। आंखें खोलते उसने महरोश के सुर्ख चेहरे की जानिब देखा, और इसकी ग्रे आंखों में देखते इस बात में सर हिलाया। महरोश की जान पर बनी। तेजी से पलकें झपकते उसने मुकाबिल की बियड ददा ठोड़ी पर लब रखे, और अभी वो पीछे हटती जब शामिर शाह ने उसे पीछे बालों से पकड़ते उस पर झुका था, और अपनी बाहों में उठाया वो उसे लिए बैठ के जाने बढ़ा था। जी, अरहम लगारी ही बात कर रहा हूँ। फ़ोन कान को लगाए वो अभी अभी ही अपने घर में दाखिल हुआ था, लेकिन सामने की बात सुनते उसके चेहरे का रंग पल में बदला था। आंखों में अजीब से तासुरात दर आए थे, और वो उल्टे कदम ही उठाता अपने घर से निकलता बाहर की जाने बढ़ गया था। गाड़ी में बैठते वो अपनी गाड़ी को हवाओं में उड़ाता वहां से निकला था। तेज तेज कदम उठाता वो बिना इधर उधर देखे सुर्ख चेहरे के साथ आगे की जाने बढ़ रहा था। चेहरे पर संजीदगी ही संजीदगी तारी थी। रूम का दरवाजा धकेलते वो रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही डॉक्टर खड़ा हुआ दिखाई दिया। धर्म थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे वो भी दिखाई दी, जो आंखों में आंसू लिए चेहरे पर मासूमियत भरे तासुरात सजाए सबको अनजान नजरों से देख रही थी। तो उसके कदम वहीं थम कर रह गए थे। वो पूरे होशो हवास के साथ उसके सामने बैठी हुई थी। अरहम की सांसें थमी थी। आओ अरहम आओ। डॉक्टर अरहम को देखता उसकी जाने बढ़ा तो अरहम जो जब तक उसके चेहरे की जाने भी देख रहा था, होश की दुनिया में वापस लौटा था। लंबा सांस खींचते वो डॉक्टर की जाने बढ़ा। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें होश आया है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी याददाश्त खो चुकी है। अरहम को लगा उसकी सांसें थम गई हैं। दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थी। बेयकीनी से उसने डॉक्टर की बात सुनते उस लड़की की जानिब देखा, जो आंखों में अजनबीपन लिए उसकी जानिब देख रही थी। अरहम को इस रूम में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। तुमने कहा था कि जब ये होश में आए तो सबसे पहले तुम्हें बताया जाए, इसलिए मैंने इनकी फ्रेंड और भाई को बताने की बजाय तुम्हें फोन किया है। आगे तुम देख लो क्या करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरहम ने शायद ही किसी को थैंक यू कहा हो। डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया, तो अरहम गहरी सांस भर के रह गया और सामने उस लड़की की जानिब देखा जो उसे ये हैरानगी से देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अरहम को उसके इस तरह से देखने पर अजीब सा लगा था। गहरी सांस भरते हुए उसकी जानिब बढ़ा तो उसने मुकाबिल को घबराते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उसके सामने ही कुर्सी पर बैठते वो बोला था। वो रीशा के चेहरे पर घबराहट के तासुरात वाजे थे। आप आप कौन है भाई? आंखों में डर लिए वो हिचकिचाते हुए बोली थी। अरहम लगारी की आंखें हैरत से फैली थी। लड़कियां उसके पीछे मरती थी और वो उसे भाई बोल रही थी। आपका भाई हरगिज नहीं हूँ। उसकी आंखों में देखते वो संजीदगी लेकिन नरमी से बोला। तो आप मेरे क्या लगते हैं फिर?
आंखों में उलझन लिए वो मासूमियत से बोली थी। अरहम लगारी कितने ही लम्हे उसे देखता रहा। क्या आप मुझे नहीं पहचानती? सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए वो बोला था। वरीशा ने हल्का सा नफी में सर हिलाया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप मेरी होने वाली बीवी हैं तो? आईब्रो झुकाते वो इंतहाई संजीदगी से बोलता वरीशा को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया। वरीशा कुरैशी का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा था। अरहम लगारी ने बगौर उसके बदलते रंगों को महव होकर देखा था। मुझे नहीं याद, उंगलियां मरोड़ते हुए नहायत नर्वस पड़ते बोली थी। अरहम लगारी का दिल शिद्दत से धड़का था। अच्छा, मैं डॉक्टर से आपके क्लियरेंस के पेपर बनवा लूं, फिर मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। उसके चेहरे पर इन खूबसूरत रंगों को देखते हुए वहां से उठते हुए बोला था, जब पीछे से उसे उसकी आवाज सुनाई दी। आपका नाम क्या है और क्या मैं आपके घर जाऊंगी? इस सारे वाक्य में वो पहली बार मुस्कुराया था। मेरा नाम अरहम है और आप मेरे साथ मेरे घर ही चलेंगी। मैं आता हूँ। हल्का सा मुस्कुरा कर कहते वो वहां से निकलता चला गया, जबकि वरिशा का चेहरा पीछे कितने ही रंगों में नहला गया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसे बेड पर बैठे अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े देखकर धनक तद्बज़ब का शिकार होती उसके करीब ही बैठते हुए बोली थी कि मेहराब शाह ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखें उठाते उसकी जानिब देखा था कि एक लम्हे के लिए वो उसकी आंखों में देखती परेशान सी होकर रह गई थी। क्या हुआ है मेहराब तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो एकदम से परेशान सी होती उसके गाल और माथे पर हाथ रख के उसका टेम्परेचर चेक करते हुए बोली। मेहराब शाह ने गहरी सांस अंदर को खींची थी। मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर दर्द है। क्या आप मेरा सर दबा देंगी? मेहराब ने एकदम से उसकी आंखों में देखते हुए कहा था कि धनक ने बिना सोचे समझे फौरन से हाँ में सर हिला दिया था, जिस पर मेहराब शाह ने लेटते उसकी गोद में अपना सर रखा था कि धनक एक लम्हे के लिए तो बुखला कर रह गई थी। पूरे वजूद में स्पार्क दौड़ा था, आंखें हैरत से पटी थी। इतने ही लम्हे वो अपनी गोद में उसके रखे सर को ही देखती रही थी, जब मेहराब शाह ने खुद ही उसका दायां हाथ पकड़ते अपने माथे पर रखा था। धनक एकदम से चौंकी थी और फिर सुन पड़ते दिमाग के साथ उसने अपने कपकपाते हाथ से आहिस्ता से मेहराब का सर दबाना शुरू किया था कि मेहराब शाह ने सुकून से आंखें मूंदी थी। ठीक हुआ सर का दर्द? तकरीबन 15 मिनट बाद वो हल्का सा उसके ऊपर झुकी हल्की आवाज में बोली थी। मेहराब शाह जो सुकून से आंखें मूंदे लेटा था, आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो धनक को अपने करीब पाया। वो हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू धनक जान। अपना एक हाथ उसके सर के पीछे रखता उसने मजीद धनक को अपने चेहरे पर झुकाया और उसके माथे पर लब रखे। धनक का दिल तेजी से धड़का। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वो मेहराब को देखने लगी। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। घबराते हुए वो जल्दी से बोली तो मेहराब शाह ने उसके हिलते लब देखे और इन पर झुका। धनक का दिल उछल कर रह गया, यानी बेयकीनी से उसने मेहराब की जानिब देखा, जो आहिस्ता से उससे जुदा होता उसकी गोद से उठकर बैठ रहा था। धनक ने अपनी उथल पुथल होती सांसों को नॉर्मल करते उसे देखने की हिम्मत की। यार, अगर आप में हिम्मत है तो बना ही लाएं 2 कप कॉफी। उसकी हालत देखते हुए महजूज होते हुए लब दांतों तले दबाए बोला था और धनक को एक लम्हा लगा था वहां से उठते। तेजी से चप्पल पहनती वो दौड़ती हुई बाहर निकली थी। अल्लाह, आराम से चलो, कोई पीछे लगा हुआ था क्या? फरहाल जो किचन से पानी लेने जा रही थी धनक को खुद से टकराते देख वो मसनूई आंखें दिखाती बोली थी कि धनक हड़बड़ा कर रह गई थी। रुको रुको, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारा चेहरा कितना रेड हो रहा है? मसनूई संजीदगी से बोली थी, लेकिन आंखों में शरारत चमक रही थी। धनक का चेहरा मजीद सुर्ख पड़ा था। मेरा चेहरा? अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो मुश्किलें लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। फरहाल ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। हाँ, तुम्हारा चेहरा ही कहीं मेहराब लाला की वजह से तो नहीं हुआ ये? उसके जानिब झुकते हुए उसके कंधे के साथ अपना कंधा मिलाते हुए मायने खेदी से बोली थी कि धनक का चेहरा पहले से ज्यादा लाल टमाटर बना था। नहीं, तो उसकी वजह से क्यों होगा? उसने फौरन से नफी में सर हिलाया। अब ये तो तुम ही बेहतर जानती हो कि इसकी वजह से ये क्यों हुआ है। वो भी फराल थी। धनक को रात के इस अंधेरे में वो कुछ चुड़ैल ही लगी थी जो उसे पकड़े खड़ी थी। तुम ज्यादा फ्री ना हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने फरहाल को आंखें दिखाते हुए कहा था। अपनी आवाज को उसने बेहद कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन लहजा फिर भी लड़खड़ा सा गया था। अच्छा यार, मैं तो पानी लेने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि किसी के चेहरे पर इस तरह के रंग देख लूंगी। दफा हो जाओ तुम, वरना मैंने हरीश लाला को तुम्हारी शिकायत लगा देनी है। उसके कहने पर वो मजीद नीली पीली बनती हुई बोली थी। और मैंने मेहराब लाला को शिकायत लगा देनी है कि इसे और लाल पीला करे। मायने खेदी से कहते वो उसे आंख विंग करते हुए वो वहां से चलती बनी थी। सदनों को अपना दिल सीने की दीवारों से निकलता हुआ महसूस हुआ था।
अपने दोनों पाँव ऊपर किए वो सोफे पर बैठी हुई थी, चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उसे यहाँ आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मुकाबिल उसे छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चला गया था कि एक बार भी लौट कर नहीं आया था। इस बड़े से घर में अकेली रहते उसे इंतहाई खौफ महसूस होता था। सुबह से लेकर रात तक तो एक मुलाज़िमा रहती थी, जो उसे टाइम पर खाना वगैरह देती थी, लेकिन रात होते ही वो अपने क्वार्टर में चली जाती थी और वरिशा अपने रूम का दरवाज़ा लगाकर अकेली ही रह जाती। मुकाबिल जिस रूम में उसे छोड़कर गया था, वो ज़्यादातर उसी रूम में बैठी रहती थी, लेकिन आज दिल अजीब से अंदाज से धड़क रहा था कि वो नीचे आती लाउंज के सोफे पर बैठती दोनों पाँव भी ऊपर कर गई थी। अ, आंटी वो कब आएँगे? हिचकिचाते हुए उसने ओपन किचन से नज़र आती मुलाज़िमा से अरहम के बारे में इस्तफ़सार करना चाहा था। उसके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे वो मुकाबिल के बारे में पूछ सकती। अपने ज़हन पर भी उसके बहुत ज़ोर डालते कुछ याद दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन सर में इस कदर शदीद दर्द उठता था कि वरिशा की आँखों से आँसू निकलने लग जाते थे। "वो कौन बेटा?" उसके लिए खाना बनाती मुलाज़िमा ने पूछा था और उनके लहजे में शफ़क़त ही शफ़क़त थी। उसे सामने बैठी हुई लड़की से अपनायत हो गई थी कि वो उसका जितना हो सके ख़्याल रखती थी। वो अरहम वो कब आएँगे? नाम लेते हुए ज़ुबान एक लम्हे के लिए लड़खड़ाई थी। चेहरे पर अनगिनत रंग बिखरे थे। जब इंसान को पता हो कि उस शख़्स उसका नाम जुड़ा है तो दिल में उस शख़्स के लिए खुद ब खुद ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। और वो रिशा जिसने उसकी बात पर यकीन कर लिया था, उस शख़्स का नाम क्या ख़्याल आते ही उसके चेहरे के तासुरात बदलते थे। बेटा पता नहीं आपको उनसे कोई काम है तो हमें बता दें, हम पहुँचा देंगे आपका पैगाम। मुलाज़िमा वहीं से बोली थी। सारा ध्यान उसका खाना बनाने की तरफ ही था। वरिशा उनकी बात सुनती फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाएगी। उससे भला उनसे क्या काम? वो तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। उसने फ़ौरन से मिनमिनाते हुए कहा था कि मुलाज़िमा हल्का-सा मुस्कुरा दी। चलें आ जाएँ, हम खाना लगाते हैं आपके लिए। मुलाज़िमा उसे कहती खुद खाने की ट्रे सेट करती डाइनिंग रूम की जानिब बढ़ी थी। तो रिशा भी चेहरे पर उदासी लिए पाँव में चप्पल पहनती उनके पीछे ही चली गई थी। जबकि दूसरी जानिब वो शख्स बैठा अपने लैपटॉप की स्क्रीन से डाइनिंग रूम में जाते हुए देख रहा था। चेहरे पर बला की संजीदगी तारी थी। आँखों में अजीब से तासुर लिए वो वरिशा कुरैशी को ही देख रहा था। उनकी बजती हुई रिंग ने उसकी नींद में खलल डाला था। उसने आँखें बंद करते ही साइड टेबल से फ़ोन उठाते बंद आँखों के साथ ही कान को लगाया था। ओके, कान से हटाते उसने दोबारा से फ़ोन साइड टेबल पर रखा और फिर भरपूर अंगड़ाई लेते हुए वो अपना कंफर्टर साइड पर करता बेड से उठा था। ब्लैक कलर की स्लीवलेस शर्ट पहने वो रूम में लगी हुई शीशे की वॉल के सामने खड़ा हुआ था और इस वॉल पर लगे डार्क ब्लू कलर के कर्टन्स हटाता उसने रूम में रोशनी की थी। जब अचानक से उसकी निगाह नीचे बने हुए लॉन की जानिब उठी थी और राफ़े बलाशा साँस लेना भूल गया था। बिना पलक झपके वो यकटकी नीचे लॉन में खड़ी हुई दुलाज फातिमा की जानिब ही देखने लगा था, जो व्हाइट कलर की शर्ट कैपरी पहने बड़े से दुपट्टे को बार-बार सँभालने की नाकाम सी कोशिश करते गुलाब के फूलों के पास झुकी उनकी खुशबू इन्हेल कर रही थी। राफ़े बलाशा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसे अपना आप भूलता हुआ महसूस हुआ था। इन गुलाब के फूलों के पास खड़ी वो खुद व्हाइट कलर का फूल ही लग रही थी। दुलाज फातिमा अपने हाथ से उस गुलाब के फूलों को छूती एक दफ़ा फिर से उनकी खुशबू इन्हेल करती, जब इन फूलों के साथ ही लगे हुए काँटों में से एक काँटा उसकी उँगली पर लगा था कि बेसाख्ता दुलाज के मुँह से सिसकी निकली थी और वहीं पर खड़े राफ़े का दिल मुट्ठी में जकड़ा था। पूरे बदन में स्पार्क दौड़ा था। फ़ौरन से वहाँ से हटते वो नंगे पाँव ही दरवाज़े की सिमट भागता हुआ नीचे लॉन की जानिब बढ़ा था। दुलाज ने अपने हाथ को आँखों के आगे करते एक छोटी सी खून की बूँद को देखा तो गुलाब का काँटा भी उसकी उँगली की जिल्द में धंस गया था, जिसे देखते दुलाज फातिमा लब भींच कर रह गई थी। अभी हाथ बढ़ाते हुए उस काँटे को निकालती जब उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, "मोहतरमा!" हाँफता हुआ वो उसके सामने जा खड़ा हुआ था। दुलाज ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा, जो बेचैनी से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिए देखने लगा था। उसके फूले हुए मसल्स को देखते दुलाज की पलकें लरज़ी थी कि उसने फ़ौरन से निगाहें चुराते उसके चेहरे की जानिब देखा था, जो इंतहाई सुर्ख हो गया था। "दिमाग कहाँ था आपका? मोहतरमा दिख नहीं रहा था कि फूलों के साथ काँटे भी लगे हुए हैं, जो आप उन्हें ऐसे ही पकड़े जा रही थी?" उसने दबे-दबे लहजे में सख्ती से कहते उसने अपने दोनों लब आपस में पेवस्त किए और काँटे को उँगली और अंगूठे के नाखुन से पकड़ते झटके से खींचा था कि दुलाज फातिमा जो उसकी बात सुनते रूहान से तासुरात चेहरे पर सजाए उसे देखने लगी थी कि उसकी सिसकी बेसाख्ता थी। आँखों में फ़ौरन से आँसू झिलमिलाए थे। राफ़े ने फ़ौरन से वहाँ अपना अंगूठा रखा था और उसके चेहरे की जानिब देखा, जो हल्का-सा सुर्ख पड़ा था।
यहाँ पर क्या कर रही थी आप? चेहरे पर संजीदगी थी लेकिन आवाज़ खुद ब खुद नरम पड़ी थी। दुलाज ने बमुश्किल ही अपनी आँखों से आँसुओं को बहने से रोका था और राफ़ी की जानिब खफगीते देखा था। आपने मुझे डाँटा और फिर इतनी पेन दी और अब फिर डाँट रहे हैं। रोहानसे लहजे में वो चेहरे पर खफगी के तासुरात सजाए बोली थी। राफ़ी ने आँखें दिखाई, कब डाँटा है मैंने आपको मोहतरमा? और पेन देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। घूरते हुए वो संजीदगी से बोला था। और अगर डाँटा भी है तो सही ही डाँटा है। आपको काम भी आप डाँट खाने वाले करती हैं ना? मुझे उसके कहने पर अपने लब वाह करके उसे बताने लगी थी कि कब डाँटा था, लेकिन उसकी अगली बात सुनते वो लब भींच कर रह गई। राफ़ी ने मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। मैं आपका नाम अपनी फ़ेवरेट लिस्ट से निकाल दूँगी अब। उसने खफ़गी से उसे वार्न किया। राफ़ी फ़ौरन से सीधा हुआ। अरे अरे मोहतरमा, जब मेरी गलती होती है, मैं माफ़ी भी तो माँगता हूँ ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकती मेरे साथ। चेहरे पर फ़ौरन से मासूमियत तारी किए वो तीर की तरह सीधा हुआ था। दुलाज ने हूँ करके सर झटका। तो अभी माफ़ी कौन माँगेगा फिर? जो आपने मुझे डाँटा? नाक फुलाए वो इस कदर आराम से बोली थी कि राफ़ी उसे देखता ही रह गया। देखिए, यहाँ तो मेरी कोई गलती नहीं है जो मैं माफ़ी माँगूँ। तो उसने अपने लिए एहतजाज करना चाहा। अच्छा, तो क्या अब मैं आपको बताऊँ कि आपने गलती की है और माफ़ी माँगेंगे? दुलाज ने निगाहें उठाए उसकी जानिब देखा और ये हुआ था राफ़ी पर वार। उसने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, सॉरी मोहतरमा, अब नहीं डाँटूँगा। कानों को हाथ लगाया उसने अपनी नाकर्दा गलती की माफ़ी माँगी। दुलाज फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तो इस बार राफ़ी ने उसे घूरा था और अपना अंगूठा उसकी उंगली से हटाना चाहा, जो खून की वजह से साथ चिपक गया था। आहिस्ता से हटाते उसने अपने अंगूठे और उसकी उंगली को देखा जो सुर्ख हो गई थी, लेकिन खून अब रुक गया था। अच्छा, अब आपने अपने फाइनल नहीं देने क्या? नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहे हैं। उसने उसे यूनिवर्सिटी का बताया और दुलाज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। वक्त पड़ते चेहरे के साथ उसने हैरानगी से राफ़ी की जानिब देखा, जो उसके ही चेहरे पर उड़ी हुई हवाइयाँ देख रहा था। वो मुझे नहीं जाना अब, और आप दीदा जान को भी ना बताइएगा। दोनों हाथों की उँगलियाँ आपस में उलझाए वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ इधर-उधर देखते बोली थी। और राफ़ी 1 मिनट से पहले संजीदा हुआ था। क्यों नहीं जाना यूनी? फाइनल नहीं देना तुमने? अपने दोनों बाजू सीने पर बाँधे वो बोला था। दुलाज का चेहरा एक दफ़ा फिर से रूहान-सा हुआ था। उसका कोई इरादा नहीं था यूनी जाने का। आ गई वो इतनी मुश्किल से गई थी। वो मुझे नहीं देने कोई फाइनल। आप प्लीज़ दीदा को भी नहीं बताइएगा। रूहान से होते लहजे में उसने मुकाबिल की मिन्नत करते हुए कहा था और राफ़ी के माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए थे। मेरी बात सुने आप, मोहतरमा यूनी आप जाएँगी और फाइनल भी देंगी। अपने दिमाग से आप ये वहम निकाल दें कि आप यूनी नहीं जाएँगी। वो एकदम से संजीदगी और गुस्से के मिले-जुले तासुरात से बोलते हुए मुकाबिल को चुप करवा गया था और वो सदा की उसके गुस्से और संजीदगी से डरने वाली अपना सर ही झुका गई थी। क्या फ़रहाल दीदा काम थी? क्या अब ये मोहतरम भी आ गए हैं यूनी का लेक्चर देने? वो सिर्फ सोच ही सकी। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट वीक से हम जा रहे हैं यूनी, तैयारी कर लें आप। उसने उसे मज़ीद बताया और दुलाज अब बस रोने के दर पे हुई थी। मुझे नहीं जाना यूनी, आपको जाना है तो जाएँ। ये कहते वो वहाँ रुकी नहीं थी और राफ़ी उसकी स्पीड ही देखता रह गया था। है यूनी तो आप जाकर ही रहेंगी मोहतरमा। बालों में हाथ फेरते वो खुद से बुड़बुड़ाते वहाँ से वॉकआउट कर गया था। चीख मारती हुए एकदम से नींद से बेदार होती अपने बेड पर उठकर बैठ गई। माथे पर नन्हे-नन्हे शबनम के कतरे चमक रहे थे। रोशन कमरे में वो चेहरे पर डर और खौफ के तासुरात लिए गहरे-गहरे सांस भरती इधर-उधर देख रही थी। अपने सर पर हाथ रखते उसने फिर से कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन सर में उठते दर्द से आँखों से फ़ौरन से आँसू निकले थे कि साइड पर पड़ी हुई पानी की बोतल से उसने पानी पीना चाहा, लेकिन खाली बोतल को देखते वो गहरी साँस भर कर रह गई। अपने ऊपर से कम्फर्टर हटाते तकिए के पास पड़े हुए दुपट्टे को कंधे पर रखते उसने खाली बोतल को उठाया और रूम से बाहर निकली। रात की तारीकी में हर जानिब अंधेरा छाया हुआ था और वो कच्ची नींद की वजह से बंद होती आंखों के साथ ही सीढ़ियां उतरती नीचे की जाने बढ़ रही थी। अभी वो सेकंड लास्ट सीढ़ी पर ही थी जब वो बेख्तियार सामने से आते किसी देवनुमा वजूद से टकराती उसके साथ ही नीचे गिरी थी। ये मुकाबिल अपने लब भींच कर रह गया। अपने ऊपर किसी सिनफ़े नाज़ुक के लम्स को महसूस करते अरहम का दिल उछल कर बाहर निकला था। वहीं पर वरिशा किसी शख्स का तसव्वुर करके ही दलदलों की जद में आ गई थी। आंखें फटने की हद तक फैली थी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। कौन है? उसे अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई थी। दिल की धड़कन सुस्त पड़ी थी।
अरहम लगारी उसकी आवाज़ सुनता होश की दुनिया में लौटा था। उठे मेरे ऊपर से। अपने कानों में उसे संजीदा सख्त सी आवाज़ सुनाई दी थी और उस आवाज़ को पहचानते वरिशा को 440 वोल्ट का झटका लगा था। अपनी और उसकी सिचुएशन सोचते ही अंधेरे में ही उसके चेहरे पर अनगिनत रंग उभरे थे कि वो जल्दी से अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखती जल्दी से उसके ऊपर से हटी थी। यार हम लगारी भी अपने ऊपर से उसे हटते देखकर जमीन से उठते अपने हाथ कमर पर ले गया था और 2-4 कदम ही चलते वो स्विच बोर्ड के बटन दबाते पूरे हॉल को रोशनी में नहला गया था। वापस से आते वो वरिशा के सामने खड़ा हुआ, जो सुर्ख टमाटर चेहरा लिए निगाहें चुराए अपने दुपट्टे को सही कर रही थी। उसे अपनी धड़कनें सरपट दौड़ती हुई महसूस हुई थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। बुखलाए से लहजे में वो बोली थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि उसका अरहम से सामना होगा। अभी तो ऐसे कि वो निगाहें ही नहीं उठा सकेगी। अरहम ने बखौर उसके चेहरे के तासुरात देखे थे। आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? वही संजीदा सा लहजा। वरिशा ने निगाहें उठाए उसकी जानिब देखा। वो मैं पानी पीने आई थी। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? उसने खुद को ये कहते हुए सुना कि अपनी बात पर वो खुद भी हैरान रह गई थी। जबकि अरहम ने इसकी बात सुनते आईब्रो उचकाते उसकी जानिब देखा। मुझे लगता है आपने बीवी वाला सवाल पूछ लिया है। सवाल गैर संजीदा था लेकिन अंदाज उतना ही संजीदा और वरिशा उसके अंदाज पर अपनी बुखलाहट ही न छुपा सकी। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही निगाहें चुराती वो मुश्किल ही बोली थी। जाएं, जाकर सो जाएं अपने रूम में। वो कहता अपनी वहां से आगे की जाने बढ़ता जब उसकी समातों से वरिशा की आवाज टकराई। आप खाना खाकर आए हैं या मैं लगा दूं आपके लिए? अरहम के कदम रुके थे। दिल में अजीब सा शोर उठा था। गर्दन घुमाते उसने मुकाबिल की जानिब देखा। मुझे लगता है आप में बीवियों वाले गट्स आ गए हैं तो शादी भी कर लेनी चाहिए। वरिशा जो थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी उसके जवाब पर धड़कनें फिर से उथल पुथल हुई थी। आपको खाना बनाना आता है? उसके सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब देखते पूछा तो वरिशा ने हल्का सा नफी में सर हिलाया। तो फिर आप मुझे इस वक्त क्या देंगी खाने को? आईब्रो उचकाते उसने तजस्सुस से पूछा। वो आंटी ने जो मेरे लिए बनाया था मैंने नहीं खाया आज खाना, वो आपको गर्म करके दे दूंगी। हरम के माथे पर फौरन से बल नमूदार हुए थे। आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए उसने वरिशा की जानिब देखा। और खाना क्यों नहीं खाया आपने? अंदाज सर्द सा हुआ था। वरिशा ने फौरन से निगाहें उठाए उसकी जानिब देखा लेकिन उसके चेहरे पर छाए गुस्से के तासुरात देखती वो गला तर्क करती रह गई। वो मुझे भूख नहीं थी, मिनमिनाते हुए वो बोली थी। अरहम की आंखों में भी सुर्खी धर आई। ये आपका लास्ट टाइम था कि खाना खाए बगैर सो गई। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? सख्त आंखों से वार्न करते हुए वो बोला। वरिशा ने फौरन से इस बात में सर हिलाया। चले आप खाना गर्म करें, मैं आता हूँ। बल्कि रहने दे, मैं खुद ही गर्म कर लेता हूँ। आप हाथ धोकर आ जाए। तो अपनी बात की वो खुद ही नफी करता हुआ जैसे आया था वैसे ही किचन की जाने बढ़ गया। जबकि वरिशा उसकी पीठ देखती रह गई। आप फ्रेश हो आए, मैं कर लेती हूँ खाना गर्म। किचन में दाखिल होते हुए वो बोली थी। और अरहम जो अपनी वाइट शर्ट को कोहनियों तक फोल्ड किए फ्रीजर से रात का बना हुआ पुलाव निकाल रहा था, वरिशा की बात को अनसुनी करते उसने वो पुलाव प्लेट में निकालते हुए ओवन में रखते हुए टाइम लगाया था। बस हो गया, आप बैठ जाए वहाँ। किचन के सिंक में ही अपने हाथ धोते वो जग में पानी डालते वहीं किचन में बने हुए छोटे से डाइनिंग टेबल पर रख गया था जिसके गिर्द 4 कुर्सियां थीं। देखिए वरिशा आंखें फैलाए उसे काम करते हुए देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो खाने को टेबल पर लगाता खुद चेयर पर बैठ गया था जबकि वरिशा अभी तक खड़ी हुई थी। आए बैठे आप। उसके कहने पर वो बिना कुछ कहे उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। तो अरहम ने एक प्लेट में उसे पुलाव निकालते उसके सामने किया। खाएं। उसे इशारा करते वो खुद उसे ही देखने लगा तो वरिशा पलकें झपकती खाने लगी थी। जिसे देखते अरहम ने भी खाना शुरू किया। आप चले जाए, मैं समेट लूंगी ये। खाना खाकर अभी वो बर्तन समेटता कि वो जल्दी से अपनी जगह से उठी थी। पक्का समेट लोगी? उसने पूछा तो वो फौरन से हाँ में सारे लगी। अच्छा चले समेटे, मैं यहीं खड़ा हूँ। वो कहते वो किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया तो वरिशा ने फौरन से सारे बर्तन जल्दी से समेटे थे तो अरहम उसे लिए सारी लाइट्स ऑफ करता ऊपर की जाने बढ़ गया। गुड नाइट। उसके रूम के सामने पहुंचते वो बोला तो वरिशा भी हल्की सी आवाज में कहती फौरन से रूम में दाखिल होती दरवाजा बंद कर गई। तो अरहम भी अपने रूम की जानिब बढ़ गया। हाय अल्लाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। अपनी उथल पुथल होती धड़कनों पर हाथ रखते वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोली थी और फौरन से जाते उसने खुद को कंफर्टर में छुपाया था।
अस्सलाम वालेकुम। रूम का दरवाज़ा नॉक किए वो दरवाजे के पास ही खड़ा होते हुए संजीदगी से बोला तो फराल जो शायद अभी अभी नहा कर आई थी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होती अपने बाल बना रही थी, जबकि दुल्हा जो बेड पर बैठी लैपटॉप सामने रखे कुछ देख रही थी। दोनों ने सर उठाया सामने की जानिब देखा जहाँ अरेश अपनी पूरी वजाहत के साथ खड़ा हुआ था। फराल उसे अपने रूम में देखती हैरान हुई थी, जबकि दुल्हाज के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वालेकुम अस्सलाम जीजू, कैसे हैं आप? चहकती हुई आवाज में वो बोली थी तो अरेशा जो फराल के निखरे हुए चेहरे की जाने बिना पलक झपकाए देख रहा था, दुलाज की बात पर उसकी जानिब देखकर मसनूई उसे गुस्से से घूरा। गुड़िया धनक की तरह आप भी मुझे लाला कहकर पुकारा करो। उसने नरमी से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा तो दुलाज फातिमा फौरन से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलागी। ठीक है लाला, आपको दीदा जान से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी तो मैं चलती हूँ यहाँ से। जल्दी से बेड से उठती वो इन दोनों की जाने मुस्कुराती निगाहों से देखती हुई दरवाजे की सिमट भागती दरवाजे को भी बंद कर गई थी। जिसकी मासूम सी शरारत पर वो दोनों ही मुस्कुरा कर रह गए थे, जबकि फराल ने उसके एक्ट पर अपनी आंखें भी फैलाई थी। कैसी हैं आप मिसेज शाह? उसकी जानिब बढ़ते वो बोला था। मैं ठीक हूँ मिस्टर शाह, आप सुनाएं? वहीं पर पड़े हुए दुपट्टे को अपने कंधे पर डालती वो शाने चुकाए बोली। आपके सामने एक कदम की दूरी पर खड़े होते वो बोला था। और यहीं पर फराल की सांसें तेज हुई थी। आप यहाँ पर आए खैरियत? जल्दी से खुद को नॉर्मल करती वो बोली थी कि अरेशा की आंखों में उलझन दर आई थी। मुझे आपसे पूछना था कि वरीशा की कोई फैमिली है? नहीं, लेकिन क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? एक कदम का फासला वो खुद ही तय कर गई थी। चेहरे पर बेचैनी के तासुरात ही वो जल्दी से बोली थी। अरेशा ने गहरी सांस भरी थी। फराल को मजीद बेचैनी हुई थी। क्या हुआ है मिस्टर शाह, आप क्यों पूछ रहे हैं? बेकरारी से वो फिर से बोली थी। फराल, वो मैंने डॉक्टर से वरीशा का पूछा है तो वो कह रहे हैं कि उसे होश आ गया था तो उसका कोई रिलेटिव उसे वहां से डिस्चार्ज करवा कर ले गया है। फराल को अपने ऊपर कमरे की छत गिरती हुई मालूम हुई। इंतहाई बेयकीनी से उसने अरेश की जानिब देखा था। चेहरा लट्ठे के माने सफेद पड़ गया था। वरीशा को होश आ गया है। आंखों में नमी सी उतरी थी जिसे उसने हलक के अंदर ही उतारा था। हाँ, एक हफ्ता पहले, और कोई उसे डिस्चार्ज करवा कर ले भी गया। फराल के कदम लड़खड़ाए। हरेश उसे कमर से पकड़ते सहारा दिया। लेकिन उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है हरेश। इस बार वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। बेबसी से नम होती आवाज के साथ वो हरेश की जानिब देखते हुए बोली थी। हरेश ने उसे फौरन से अपने सीने में भींचा। रिलैक्स मिसेज शाह, रिलैक्स। मैं पता लगवा लूंगा, आप परेशान नहीं हो। मैं हूं ना आपके साथ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। उसके सर और कमर को सहलाते हुए इंतहाई नरमी से बोलता उसे खुद में भींच रहा था। लेकिन उसके सीने से सर निकाले वो नम आंखें लिए अभी उसे कुछ कहती जब हरेश ने उसके लबों पर उंगली रखी थी। कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी, आप परेशान नहीं हो। उसकी नम आंखों पर बारी बारी लब रखते हुए उसे शांत करने लगा था। फरहान ने मजबूती से उसकी शर्ट को कंधों से थामते आंखें बंद की थी। मैं जल्दी ही पता लगवाता हूँ। मिस्टर शाह, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे? उसके कहने पर वो फौरन से बोली थी। नहीं फरहान, ये सेफ नहीं होगा। आप यहीं रहेंगी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? उसने कहा था कि फराल ने फौरन से हाँ में सर हिलाया। अरेशा झुका था और फराल की ठोड़ी पर लब रखे थे। फरहाल किधर है? दुलाज को अकेले ही लॉन्च में बैठे देखकर धनक और महरोज उसके पास ही बैठी थी। वो हरेश लाला को कोई बात करनी थी उनसे तो वो रूम में है, आराम से कहती। वो वहीं सोफे पर बैठी हुई थी कि वहां पर बैठी धनक के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट दौड़ी थी। वहीं पर महरोश मुस्कुराई थी। अभी इनमें से कोई कुछ कहता जब फरहाल सीढ़ियों से उतरती उनके पास ही आ गई थी। ओहो, मुलाकातें हो रही हैं, वो भी चोरी चोरी। चेहरे पर शरारती सी चमक लिए वो मुस्कुराहट जब्त किए मायनी खेदी से बोली थी कि फरहाल जो वरीशा की वजह से उदास सी थी, उसकी बात पर फूली बसरी सी मुस्कुराहट लबों पर आई और चेहरा हल्का सा सुर्ख पड़ा था। मुझे लग रहा है मेरे लाला ने तुम्हें भी लाल पीला कर दिया है। उसने अपना बदला उतारना चाहा था कि उनकी दबी दबी मुस्कुराहट गूंजी थी। वहीं पर फरहाल ने इसे घूर कर देखा था। मेहराब लाला, आप यहाँ? धनक का चेहरा फौरन से सुर्ख पड़ा। हड़बड़ाते हुए फौरन से वहां उठी थी। इन तीनों के कहके लॉन्च में गूंजे थे। फिर धनक ने धक धक करते दिल के साथ फराल को खा जाने वाली नजरों से देखा था। दफा हो जाओ तुम। पास पड़े हुए कुशन को उठाते उसने फराल की जानिब फेंका जिसने हंसते हुए कैच किया। मुझे कह रही थी, यहाँ तो फकत लाला का नाम सुनते ही लाल पीली गुलाबी नीली सब कुछ हो जाती है। हंसते हुए वो उसे मजीद चिढ़ा रही थी और धनक का बस नहीं चल रहा था कि उसका गला दबा दे। मुझे ये बताओ, तुम्हें मैं ही क्यों नजर आती हूँ? ये तुम्हें नजर क्यों नहीं आती? महरोश की जानिब इशारा करते वो खफगी से बोली थी कि महरोश एकदम से बुखलाई। सरदारनी साहिबा भी तुम्हारी तरह बस शाह साईं के नाम की मार है। ये कहना ही था कि महरोश का चेहरा गुलाबी पड़ा। वैसे आपस की बात है सरदारनी साहिबा, आपने उस दिन हमारे लाला को मनाया कैसे था?
हमें भी कोई टिप दे दे, फ्यूचर में हमारे काम आएगी। महरोज की जान हवा हुई। वो सोचते ही चेहरे पर सुर्खियां घुलने लगी थी। कुछ ज्यादा ही पर्सनल तरीके से मनाया है। आंख बंद करते हुए शरारत से बोली तो महरोज रोहानती हुई, चुप करो। बुखलाते हुए वो बोली थी और दबी दबी मुस्कुराहट उन सबके चेहरे पर रखसा हुई थी। क्यों, तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? मुस्कुराहट ने जब्त किए वो मायने खेजी से बोली थी। यार, हरेश लाला को कहो अपनी रुखसती करवाए और इसे अपने सर पर मुसल्लत करके अच्छे से समझाए कि बाद में ये हमसे सवाल जवाब ना कर सके। महरोश ने इतनी संजीदगी से धनक को देखते कहा था कि सबसे बुलंद कहकर धनक का ही गूंजा था और वहीं पर फराल का चेहरा गुलाबी पड़ा था। मुझे लगता है लाला की सोहबत का असर हो रहा है हमारी रोशी जान पर, फराल ने अपनी कैफियत को छुपाते हुए कहा था। दीदा जान, ये हमारी रोशी नहीं है, हैंडसम लाला की है। दुलाज ने उसे बताना जरूरी समझा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो सिर्फ अदा की रोशी जान है। उसने जान पर जोर देते कहा तो महरोज को वहां से भागना ही बेहतर लगा था। वो अनाया मामा को तंग कर रही होगी, मैं आती हूँ, जल्दी से कहती वो वहां से उठी थी कि अपने पीछे भी उनसे उनकी मायने खेती मुस्कुराहट सुनाई दी थी, जिस पर महरोज के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखरी थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।